नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। नोएडा एक्सप्रेसवे पर बना पब्लिक टॉयलेट इन दिनों चर्चाओं का बड़ा केंद्र बना हुआ है। नोएडा प्राधिकरण की ओर से इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया गया है और बाहर से ये पब्लिक टॉयलेट किसी आधुनिक रेस्टोरेंट की तरह ही दिखाई देता है। टॉयलेट के अंदर यात्रियों के लिए साफ सुथरी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। साफ सफाई और नियमित मेंटेनेंस के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है और दिल्ली से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाले यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिल रही है। महामाया फ्लाईओवर के पास नोएडा प्राधिकरण ने इसे पीपीपी मॉडल पर विकसित किया है और ये पहल शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक सुधारों के बेहतर उदाहरण के रूप में देखी जा रही है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर वन रेंज के मनमानी अब सामने आई है और यहां पर वन विभाग ने जमीन पर मनमाने तरीके से एक विशेष समुदाय का मेला लगवाया है। बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर से शुरू हुए इस मेले का आयोजन 25 दिसंबर तक होगा और वहीं मेले के आयोजक से साठगांठ करके वन रेंज पर मेला लगवाने की भी बात सामने आई है। वहीं इसको लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही वन विभाग की जमीन पर दुकान लगाए और दुकानदारों से हजारों रुपए की वसूली भी की जा रही है। बता दें कि खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर विशेष समुदाय के मेले का मामला सामने आया है और ऐसे में वन रेंज लगातार मनमानी कर रहे हैं। वन विभाग की टीम ने मेला लगवाया है और ऐसे में कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेष समुदाय के मेला लगवाने पर यह बड़ा बवाल खड़ा हुआ है और ऐसे में कुशीनगर के वन रेंज की जो मनमानी है वो निकल कर सामने आई है। वन विभाग की टीम लगातार इस पे मनमानी करती हुई दिखाई दे रही है और जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इस ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुशीनगर से गुड्डू निषाद जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ये मेला जो लगा है वो 3 दिसंबर से लगा है और क्या कुछ अपडेट है गुड्डू? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से ये माना जाए कि ये 1 महीने तक मेला जो चलता है वो उसके लिए ये जो वन विभाग की जमीन है उस पर मेला लगवा दिया गया है, जबकि मेले का लगभग 30 से 40% हिस्सा वन विभाग की जमीन में है और वन विभाग एकदम मौन साधे हुए है। इवेंट 3 तारीख को मेला जब शुरुआत हुई थी तो मीडिया के थ्रू इसकी सूचना रेंजर को दिया गया था। जो रेंजर अशोक यादव हैं उन्हें ये सूचना दिया गया। सूचना के बाद अब तक कोई भी कार्रवाई न होना कहीं ना कहीं उनके इस सवालिया निशान खड़ा करता है उनके कर्तव्य पे और वन विभाग के जमीन के दुरुपयोग को लेकर कि आखिर जिस तरह से सिर्फ वन विभाग के जमीन पर वानिकी कार्य किए जा सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं या नर्सरी बनाई जा सकती है, तो वहां अगर मेले कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो रेंजर हैं उनके पे ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर 1 महीने तक चलने वाला मेला जो एक विशेष समुदाय का मेला है ये कैसे चल रहा है। क्योंकि 1 दिन के लिए मेला रहता, 2 दिन के लिए मेला रहता तो अमूमन ऐसे हो जाता है कि भाई मेला लगा, गांव क्षेत्र के लोग आए, मेला लगाए, चले गए। लेकिन यहाँ जो मेला लगा हुआ है ये वन विभाग की जमीन पर मेला है और उस जमीन में जो दुकानदार हैं उन्होंने ये बताया कि मुझसे 3,000 से लेकर के 15,000, 10,000 रुपए तक की वो वसूली की गई है। तो आखिर किस मद में वो वसूली गई है? आखिर वो जो मेला है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जब इस मामले को लेकर के ऋषभ पुंडीर जो यहाँ के मजिस्ट्रेट एसडीएम है उनसे जब बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे विभाग ने वन विभाग के जमीन का सीमांकन कर दिया है, यानी कि उसके लिए पिलर लगा दिया गया है। उस पिलर के अंदर यदि मेला लगा है तो वन विभाग मुझे लिखित दे, मैं वन विभाग के जमीन से मेला खाली करा दूंगा। लेकिन वन विभाग को इसकी लगातार सूचना दी गई, लेकिन इस बिल्कुल एकदम कुंडली मारे बैठे हुए हैं। अशोक यादव जो रेंजर है वो बिल्कुल एकदम कान में अंगुली लगाए बैठे हैं। जब इसकी सूचना दी जाती है तो कहते हैं कि जांच कराई जा रही है। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर जांच कैसी होती है? जब पिलर लगा हुआ है, पिलर वहां पे दिख रहा है तो पिलर के अंदर है। अगर उनके अंदर अगर कोई दूसरी चीज नहीं है, अगर मेले को लेकर कोई उनकी लाभ नहीं है या वहां तो क्या अभी तक किसी ने इस मामले को लेकर शिकायत की है? जी बिल्कुल, इस चीज को लेकर के जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो स्पष्ट तौर पे कहते हुए नजर आए कि हम मतलब जवाब नहीं दे सकते या इस मेले को लेकर
नहीं दे सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा ये होता है कि अगर वो बाइट नहीं दे सकते, लेकिन जब राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, जो इस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे 2 लाइन लिख के दे दे कि मेरे जमीन में मेला लगा हुआ है, हम उस मेले को खाली करा देंगे। तो आखिर ये लिख के देते क्यों नहीं है? अगर वहां उनका कोई लाभ नहीं है, अगर इस मेले से उनको कोई फायदा नहीं है, या मेले के जो आयोजक हैं उनसे उनकी साठगांठ नहीं है, तो फिर ये लिख के देते तो क्यों ऐसे नहीं में है? गुड्डू जी सबसे बड़ा 3 सवाल दिसंबर से ये मेला लगा हुआ है। गुड्डू जी 3 दिसंबर से ये मेला लगा हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो आगे अभी कब तक ये मेला लगा रहेगा यहाँ पे? ये 3 दिसंबर से जो मेला चलता है, ये 25 दिसंबर तक बताया जा रहा है, लेकिन 2 दिन आगे पीछे भी बढ़ सकता है। तो साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि 3 दिसंबर से जो चलने वाला मेला है, पडरौना वन रेंज क्षेत्र के शाहपुर जंगल में जो मेला लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये लगभग 1 महीने तक मेला चलता है। और यहाँ पे चाहे वो झूला वाला हो, सर्कस वाला हो, या कोई दुकानदार हो, वहां पे स्पष्ट तौर पर उनसे जो पैसे की वसूली हुई है, तो ठीक है, वो मेले के व्यवस्था में जो भी वसूली करें, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मतलब जो वन विभाग के क्षेत्र में जो लगाया गया है, तो वो कहीं ना कहीं ये वहां से वसूली करें, ठीक है, तो इनकी मिली भगत हो सकती है। ठीक है, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया गुड्डू जी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोडीन कफ सिरप मामले की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े जिन अभियुक्तों को पकड़ा गया है, उनसे संबंधित समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है कि ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता हूं, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता हूं। बड़ा ही शायराना अंदाज यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का देखने को मिला और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है। कोडीन फास्फेट यह एनडीपीएस के अंतर्गत आने वाला एक औषधि है, जिसका निर्माण कोडीन युक्त कफ सिरप यानी गंभीर खांसी के लिए कफ सिरप बनाने के लिए उपयोग होता है, लेकिन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा इसे केवल उन्हीं औषधियों के निर्माण के लिए आवंटित किया जाता है। इसके लिए उसका कोटा, उसका आवंटन, ये सभी सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा तय होते हैं। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थीं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है। कोडीन यूपी सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जनमानस को ठंड से बचाने को लेकर रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। वहीं अमेठी में कड़ाके की ठंड को देखते हुए बनाए गए स्थानीय रैन बसेरों को डेली 24 भारत की टीम ने रियलिटी चेक किया और जिसमें प्रशासन द्वारा रैन बसेरे में करवाई गई उचित व्यवस्थाएं देखी गई। रैन बसेरों में दिखी साफ सफाई और ठहरने की व्यवस्था को लेकर जायजा लिया गया और वहीं कस्बे में अलाव की व्यवस्था को लेकर भी एसडीएम ने कस्बे में निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मौके पर मौजूदा लोगों से बात कर ठंड से राहत के लिए अलाव की समुचित व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। एसडीएम ने दिशा निर्देश देते हुए रैन बसेरों के आसपास अलाव नियमित रूप से जलते रहे ताकि जरूरतमंदों को ठंड से राहत मिल सके। ठंड के मौसम में रैन बसेरों की निगरानी और सुविधाओं को देखरेख को लेकर केयरटेकर भी रखे गए हैं ताकि किसी को कोई भी परेशानी ना हो।
पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड की बात करें तो दिसंबर का महीना चल रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी ठंड का कहर अपना रूप दिखाना चालू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में इस समय हम मौजूद हैं। अमेठी जनपद में की बात करें तो जो सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका आदेश जारी हुआ है कि ठंड की प्रकोप से बचने के लिए सभी जो जिलाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ एक रैन बसेरे की व्यवस्था की जाए और जो यात्री हैं या दूर दराज से कोई व्यापारी आता है उनके रुकने की उत्तम व्यवस्था की जाए। इसी को मद्देनजर रखते हुए अमेठी के जिलाधिकारी द्वारा नगर पंचायतों और कई सारे इलाकों में रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। अभी हम मौजूद हैं अमेठी के मुसाफिर खाना क्षेत्र में, जहां पर आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ रैन बसेरों का है जो इंतजाम किया गया है। यहाँ की बेडशीट, गद्दे, रजाई बिल्कुल व्यवस्थित मिले हैं। हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर ये देखा कि जो सारी चीजें हैं यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, रजाई गद्दों की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त मिली हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस रैन बसेरे के केयरटेकर, उनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है भैया आपका? राकेश। तो राकेश जी, आप यहाँ के केयरटेकर हैं, तो यहाँ पर किस तरह से लोगों को व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और क्या कुछ यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं? जो शासन का दिशा निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। तो जैसे देखा जाए कि अगर कोई यहाँ पर आता है, यात्री हो या व्यापारी हो, तो उसके रहने के लिए और या फिर खाने पीने के सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। जो शासन की आदेशानुसार है वो काम किया जा रहा है। और इस जो भी ये व्यवस्थाएं दी जा रही है, इसके लिए कोई शुल्क? कोई शुल्क नहीं, ये बिल्कुल शुल्क नहीं लिया जा रहा नहीं। तो ये थे हमारे साथ जो है रैन बसेरे के केयरटेकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सरकार द्वारा जो सूबे के मुखिया द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसका निरंतर पालन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बेडशीट है, जो रजाई है, जो गद्दे हैं, जो लेटने के लिए व्यवस्थाएं हैं, वो पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी हुई है। और जो भी खाने पीने का जो भी कहा गया है उसका भी इंतजाम भरपूर रूप से किया गया है। डेली 24 भारत के लिए बीएसपी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं जिला अध्यक्ष छोटेलाल वर्मा ने सबसे पहले हमीरपुर नगरपालिका स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सभी कार्यकर्ताओं को उनके बताए हुए रास्ते पर चलने को कहा। जिलाध्यक्ष छोटेलाल वर्मा ने बताया कि इस बार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मायावती को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जाएगा। साथ ही बताया कि घर घर जाकर मायावती जी के हाथों को मजबूत किया जाएगा। खबर यूपी के संभल से है, जहां पर बैजोई मुख्यालय पर गुरुवार को दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और उन्होंने जिला कार्यक्रम के अधिकारी महेश कुमार पर गंभीर आरोप भी लगाए और उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को एक शिकायत पत्र सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डीपीओ महेश कुमार बैठकों के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज करते हैं और महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि डीपीओ लगातार उन्हें सेवा समाप्त करने और उन पर एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजेश कुमारी ने बताया कि डीपीओ उन्हें बैठकों में नालायक मां और गद्दार मां जैसी धमकियां देकर अपमानित करते हैं। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वो केवल पर्चियां देते हैं, जबकि चावल और राशन डीलर बांटते हैं, इसलिए उन्हें चोर कहना गलत है। इसके साथ ही असमौली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीडीपीओ रचना यादव और जिला कार्यक्रम अधिकारी को उनके पदों से हटाने और किसी अन्य अधिकारियों से मामले की जांच कराने की मांग की है। जी, जो मतलब डीपीओ सर हैं जी, जब भी मीटिंग लेते हैं तो आंगनबाड़ियों से कहते हैं खाल खिंचवा लूँगा, घुस भरवा दूंगा, आप नालायक माँ हो, गद्दार माँ हो, अब माँ कहलाए नहीं लायक नहीं हो, अब इनसे कुछ कहो और कुछ चोर हो। सर ये बताइए, जब हम लोग चोर कहाँ से हो गए? चावल बांटता राशन डीलर, हम लोग पर्ची देते हैं और पुष्टाहार जो राशन ड्राई राशन बढ़ता है वो अगर समूह ले जाता है तो बांट देते हम लोग। वो भी फेस कैप्चर केवाईसी हो रही है, फेस कैप्चर जितनी केवाईसी इतना फेस कैप्चर होता है उतने का राशन आता है।
उन्हीं की वीडियो बनती है, उन्हें राशन देते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी फेस कैप्चर करते हैं। तो हमने लोगों ने कहाँ से राशन चुरा लिया, ये बताओ। आप यहाँ पर अभी किसके पास आई हो? हमने डीएम साहब से बात की तो उन्होंने आश्वासन दे दिया हम इससे बात करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है कि जब हमारी मांगे ये हैं कि जिले में इनको रचना मैडम है, CDP असमौली और जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री महेश कुमार जी को, इनको हटा के अन्य जिले के किसी अधिकारी से जांच कराई है, सभी की कराई है, आंगनवाड़ी से लेके। तो आपने शिकायती पत्र दिया है क्या? जी, शिकायती पत्र दिया है। DPO महेश कुमार जी द्वारा और CDPO रचना यादव द्वारा मेरा आंगनवाड़ी केंद्र का विजिट किया गया। ठीक है। 18 नवंबर 2024 को, जबकि मैंने 12 नवंबर को मैंने अपने विद फोटो, मेरी गले की रिपोर्ट बहुत खराब आ रही थी, ठीक है, विद फोटो चेहरा सूजन की और मैं बोलने में असमर्थ थी, मैंने उसका विद फोटो अवकाश मांगा था, इन्होंने दिया भी। और 13 तारीख को जब मैं दवा के लिए पैसे निकालना असमौली की, तो मैं लिखित सूचना ऑफिस में देके आई, मैडम नहीं थी पर समन्वयक के रूप में काम करने वाले अमन कुमार को देके आई। इन्होंने उस अवकाश को नहीं माना और ये 18 को मेरे केंद्र पे पहुंचे। मैंने अवकाश लिया था 17, 18 और 19, जबकि भूलवश 17 का रविवार था, पर भूलवश मुझसे 17 लिखा गया था, 17, 18 और 19। इन्होंने 18 को विजिट किया और मेरे अनुपस्थित दिखाया मुझे 23 दिन का। आप जबकि वहाँ पर मौजूद थी? नहीं, मैं दवा लेने गई हुई थी। तो आपने वो ले रखा था मेडिकल? हाँ, मेडिकली मैं अवकाश लेके गई थी। अच्छा, अवकाश लेके गई थी। और जब इन्होंने मुझसे पूछा कि आपके अमेठी के आनापुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर सूचना पर पुलिस पहुंची और इसके बाद से पुलिस ने गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के चलते पुलिस की गाड़ी में भीषण आग लगी है और आग लगते ही गाड़ी पर सवार पुलिसकर्मियों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग की लपटें तेज देखकर पुलिसकर्मियों ने राहगीरों की मदद से तुरंत ही आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी में लगी एक लाइट के कारण शॉर्ट सर्किट से ये भीषण आग लगी है। गनीमत रही कि सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित बाहर निकल गए। खबर यूपी के अंबेडकर नगर से है, जहां पर बता दें कि अध्यक्ष के मनमानी तरीके का विरोध भी अब लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर बड़ा ऐलान किया। वहीं पुलिस की बता दें कि पुलिस की धमकी के बाद भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता बैकफुट पर नजर आए हैं। तो इसके बाद से अंबेडकर पार्क में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया है। पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र गौतम ने कहा कि बता दें कि अध्यक्ष के द्वारा दलित के पिटाई कांड में एक हफ्ते बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बाद से लगातार यहां पर जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कौशाम्बी पुलिस के अनुसार बीती रात को थाना मजनपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर भैंस चोरी की घटना से संबंधित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उनके साथी राघोपुर मार्ग के पास मौजूद हैं और पुलिस टीम द्वारा तत्काल पकड़े गए अभियुक्तों को बताया गया है और वहां पर लगातार दबिश भी दी गई है। आरोपी ने खुद को घिरा हुआ देखकर जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी, जिसके चलते पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अभियुक्त के पास से पुलिस ने तमंचा, खोखा और कारतूस भी बरामद किया है। घायल आरोपी को फिलहाल उपचार के लिए जिला अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कर दिया है और लगातार उससे पूछताछ जारी है। पीलीभीत में एक बार फिर से दबंगों के कहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पैसे की लेनदेन के चलते घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दबंगों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट की है। वहीं घर में बच्चे रो रहे थे, लेकिन दबंग मारपीट करते रहे, जिसके बाद से पीड़ित ने थाने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। अखिलेश यादव ने अंबेडकर नगर में हुई अवैध बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार को जमकर घेरा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में अरिया बाजार में वीरेंद्र सिंह के बुलडोजर से सिपाही और पुलिस की मौजूदगी में घर गिरा दिया गया है, जिसके चलते सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंबेडकर नगर में हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं और कहा है कि कोई घटना हो जाए तो बुलडोजर चल जाता है और इस बार मुख्यमंत्री जी के खिलौने बुलडोजर का ड्राइवर ही भाग गया है। बता दें कि बीते दिनों बिना किसी आदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में
अरिया बाजार के पास भूमाफियों ने पीड़ित महेंद्र प्रताप के घर को बुलडोजर से गिरवा दिया, जिसके बाद से अखिलेश यादव लगातार कई सवाल कर रहे हैं। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, डीजल नहीं, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। और मैं डेटा के साथ कहता हूं 22 या 24 जगह बुलडोजर चला है। हमारे पूर्व मंत्री जी भी अभी बता रहे थे, अम्बेडकर नगर में एक का घर गिरा दिया, और घर गिराने पर जो अनलॉफुल थिंग है, मतलब लीगली राइट नहीं है, तो अब सब प्रशासन लगा हुआ है समझौता करने में। यूपी के अमरोहा में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। सुबह से ही कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल शून्य के बराबर पहुंच गई। हालात ये रहे कि हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आए और ड्राइवरों की लाइट जो है वो लगातार जलती रही, बाकी सावधानी भी बरती जा रही है। कोहरे के चलते आवागमन प्रभावित रहा और लोगों को अपने स्थान तक पहुंचने में अतिरिक्त समय भी लग गया। मौसम की मार यही नहीं थमी। आज तापमान जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ठंड और ठिठुरन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कड़ाके की सर्दी के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर दिखे, जबकि सुबह शाम सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। उधर अमरोहा की हवा भी लोगों के लिए राहत नहीं दे रही है। वायु गुणवत्ता जो है वो 175 दर्ज किया गया है। तो वहीं ठंड और कोहरे और प्रदूषण के इस दोहरे मार्च से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत बताई जा रही है। मौसम के इस मिजाज ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कानपुर के अकबरपुर से एक बार फिर से दबंगों के कहर का मामला सामने आया है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने एक युवक की जमकर पीटा है। युवक पर बेल्ट और लात घूंसों से मार पिटाई की गई है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और वीडियो में कुछ लोग 2 युवकों के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं वीडियो अकबरपुर ओवरब्रिज के पास बालाजी रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक दूसरे युवक पर बेल्टों से पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया और बलिया में कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमा शंकर पाठक के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और ईडी बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। उन्होंने कहा कि राव जवेनी कोर्ट के निर्माण के बाद ये साफ हो गया है कि सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक बदलने की भावना से केस दर्ज किया गया है। और विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया और उन्हें बीजेपी कार्यालय जाने से रोक दिया गया। आज हम लोग के नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के खिलाफ ये ईडी वाले और स्वयं सरकार जो फर्जी नेशनल हेराल्ड जो नाम के वो लोग जो है फर्जी मुकदमा कायम किए थे, कोर्ट ने सीधे सीधे मुकदमा को ख़त्म कर दिया। तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग एक झूठी सरकार, जिस तरह से हमारे नेता को बदनाम करने के लिए ये जो है कुचक्र रच करके और बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी के खिलाफ हम लोग जो है आज प्रदर्शन करेंगे और भाजपा कार्यालय पर, कांग्रेस कार्यालय से यहाँ कूच करके हजारों की संख्या में हम लोग जो है भाजपा कार्यालय पर जा करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। आप लोग एक तरफ कह रहे हैं कि हम भाजपा कार्यालय को घेरेंगे, वहाँ जाकर अपनी बात रखेंगे, और यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स व्यापक तौर से आपको घेरे हुए है, तो फिर कैसे ये संभव हो पाएगा? देखिए, पुलिस चूँकि सरकार के मतहत होती है और पुलिस का सरकार के विरोध का काम जो है रोकना होता है, रोके हम लोग मानने वाले नहीं हैं।
हम लोग गांधी तरीके से जाएंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। और यदि बात कहीं गांधी तरीके से रोकने के भी आएगा तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस बनने का भी काम करेंगे। ये बताना है कि फर्जी और झूठी सरकार यह हमारे नेता को बदनाम करने के लिए मुकदमा की थी, इसके पास कोई साक्ष्य नहीं और साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।